प्राइमरी सेल करते वक्त एक समझ में आया कि कस्टमर का बाइंग साइकिल बहुत लॉन्ग हो सकता है। आज जो इंक्वायरी कर रहा है वो मे बाय इन 3 weeks, मे बाय इन 3 years ऑल्सो। तो हम लोगों का फॉलोअप टाइम इज़ 4 years ऑल्सो इन सम ऑफ द केसेस। तो 4 साल अगर आपको किसी के साथ टच में रहना है, वो एक्सेल शीट्स और गूगल पे पॉसिबल नहीं है, और वो डेटा इज अ एसेट। आप शार्क टैंक भी जाके आए, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है कि शार्क टैंक में यानी पहले 2-3 राउंड सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात है आज के दिन में, और वो भी रियल एस्टेट के आसपास के डोमेन को आज तक कोई वहाँ तक लेके नहीं गया शार्क टैंक तक। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। पूना में बाय डिफ़ॉल्ट हर साल 90,000 ट्रांजैक्शंस होते हैं रेसिडेंशियल में, 7.5 करोड़ स्क्वायर फुट बिकता है। बेसिकली 60,000 70,000 तो 2 BHK बिकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक माइक्रो मार्केट में हो और आपको माइक्रो मार्केट में ही काम करना है, उसमें कुछ लॉन्च आता है, तो उसका लॉन्च सीपी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जो लीड जनरेट होते हैं लॉन्चेस में, कस्टमर को नॉवेल्टी चाहिए। आज कस्टमर की बाइंग साइकिल में क्या होता है, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखता है और यहाँ पे खरीदता है, उसके बीच में जहाँ जहाँ पे उसको वैरायटी मिलती है वहाँ पे वो इंक्वायरी करता है। तो आप अगर उसी माइक्रो मार्केट को श्योर हो कि मैं इसमें 15 ऑप्शंस इसको दिखा सकता हूँ, तो आप लॉन्च में काम करो, वो इंक्वायरी वेस्ट नहीं होगी। बट अगर आप मल्टी लोकेलिटी हो तो आपका बिजनेस होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। आप एक लॉन्चेस में एक लिमिट के ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते हो। आपसे ज़्यादा एक लोकेलिटी एक्सपर्ट आपसे ज़्यादा पैसा डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग में स्पेंड कर सकता है, और उसको ज़्यादा इफेक्ट मिल सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है। वेलकम उदयन। आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है आपके साथ। एक्चुअली वी आर लाइन अप विद 2 पॉडकास्ट। हमको 2 पॉडकास्ट करना है क्योंकि आपकी जर्नी बहुत बड़ी है। आपने आज 10 साल पूरे कर लिए आपके इंडस्ट्री में। थोड़ा सा हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको आपके बारे में आप बताइए प्लीज़। सो अभिजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि आप ये जो काम कर रहे हो ये बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर अ रियल्टर। उसके शेड्यूल में से, उसके काम में से टाइम निकाल के एक पॉडकास्ट कंटिन्यू करना, और आपकी फॉलोअर्स की लिस्ट जितनी लंबी होती जा रही है, अब हम लोगों को भी लग रहा है कि वी शुड स्टार्ट विथ यू गाइज, बिकॉज हम लोग पहले से ही कुछ भी नया जो भी टेक्नोलॉजी में आता है, वी डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। और इसकी एक्चुअली शुरुआत हुई 2013 में। इनफैक्ट दिस मंथ ओनली वी आर कंप्लीटिंग 10th ईयर ऑफ आवर बिजनेस। और आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने बेसिकली मैनेजमेंट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। एंड कैंपस प्लेसमेंट में मैं हमेशा से एक आईटी कंपनी की तरफ खींचता था। सो मैं टेक महिंद्रा, HCL, राइट फ्रॉम योर गूगल क्राउलर नेटवर्क्स, मैं हमेशा फाइनल इंटरव्यूज़ में जाके, बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर, I was always kept on hold and somebody else was chosen, because that was a general kind of a specification. And I was accidentally got placed during campus placement in one of the reputed firm of Pune called Kulti Patil Developers. Okay, great. And in 2007 till 2013, I served Kulti Patil with my heart and soul for almost 6.5 years. और 6-6.5 साल, 7 साल आप जब किसी एक कंपनी में बिताते हो, that was my first and last job. तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, क्योंकि हम लोग जब वो कंपनी में थे तो कंपनी बहुत फ्लैट थी, ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी वेरी फ्लैट इन हायरार्की। तो बहुत सारी चीज़ें ओनर्स और CEOs की लेवल की आपको सिखाई जाती है। सो जब 3-4-5 प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस और हेड करने के बाद, एक बड़ी टीम हैंडल करने के बाद, आपको एक मोनोटोनस और स्टैग्नेंसी आ जाती है कि आप एक ही लोकेशन में, पुणे के जैसे सिटी में आप काम कर रहे हो और वही रिपीटेटिव काम कर रहे हो। तो 2013 में मैं और मेरा को फाउंडर महेश यादव, हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, और मेरा भाई राहुल, हम तीनों ने मिलके प्रॉप बाइंग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया। और पहले ही दिन से हमारा विजन क्लियर था कि हम लोगों को कुछ अच्छा, नया और बेहतर करना है। वी डोंट वांटेड टू बी द बिगेस्ट इन दिस पुणे रियल इस्टेट इंडस्ट्री, बट वी वांटेड टू बी द बेस्ट। तो इसकी शुरुआत होती है नाम से। We never kept a name which is synonymous to any real estate agency, क्योंकि हम लोगों को एक बायर की साइड रिप्रेजेंट करनी थी, इसलिए कंपनी का नाम भी प्रॉप बाइंग था एंड प्रॉप सेलिंग नहीं था। तो आज 10 साल के बाद भी हम लोग हमेशा से एक बायर को ही मद्देनज़र रख के प्रॉपर्टीज़ चुनते हैं, प्रोजेक्ट्स चुनते हैं, डेवलपर चुनते हैं, और फिर ही उसका सेल करने में हमें मज़ा आता है।
प्राइवेट लिमिटेड करते वक्त बहुत लोगों का मानना ये था, क्योंकि ये प्री रेरा एरा है, आप देखो ये 10 साल पहले इसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे कंसल्टेंट्स, एजेंट्स आज भी सिंगल ओनर, सिंगल कंपनी करके काम कर रहे थे, प्रोप्राइटरशिप में काम चलता था और कुछ झंझट नहीं थी। बट एक जब आप मल्टी सिटी, मल्टी लोकेलिटी या फंड, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट्स या फिर इवन आगे जाके अगर कुछ डेवलपमेंट करनी है बिना नाम चेंज किए, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड होना एक बहुत ज़रूरी बात है। और ये सीए ने हमें सजेस्ट किया और हमने उसका चुनाव किया। सो ये प्राइवेट लिमिटेड का हमको आज भी ट्रस्ट, जब भी बात होती है तो प्राइवेट लिमिटेड की वजह से हमको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट आज भी मिलता है। सही है। मुझे एक्चुअली, मैं बहुत सालों से हम एक मेरे को पहचानते हैं, मैंने एक चीज़ आपकी हमेशा नोटिस की है कि आपने एनआरआई मार्केट में बहुत अच्छा काम किया है, कि हमेशा आप डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करते थे एनआरआई मार्केट में। मुझे थोड़ा उसके बारे में जानना है, क्योंकि वो ऐसा एक सेगमेंट है, वो ऐसा एक एरिया है कि जहाँ पे बहुत कम रियल्टर्स है कि जो आज तक कर पाए या फिर वहाँ पे कुछ अच्छी सक्सेस मिला पाए, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आज तक लोगों को पता ही नहीं कि वो सब चीज़ें करते कैसे। तो रियल एस्टेट फर्टर्निटी में हमें वही तो आज लोगों तक पहुँचाना है, ऐसे हमारे व्यूअर्स को ऐसे लोगों से मिलाना है कि जो ये सब चीज़ें करते हैं या कर चुके हैं और जिन्होंने सक्सेस मिलाई है। तो मुझे एनआरआई मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। सो वो हमारा बहुत सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनफैक्ट एक्सपर्टीज बोल सकते हो आप, क्योंकि एनआरआई ही पहला हमारा कस्टमर था। तो PropBank जब हमने शुरू की, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी सोल्ड was to a NRI. Okay. And that was a very high value transaction that time. It was crossing 3.5 crore, 4 crore that time. And that was the first transaction which gave us a kick. So NRI की जो दुख दर्द है, NRI की जो तकलीफ़ें है, NRI की जो प्रॉब्लम्स है, जब वो यहाँ पे आता है पुणे में, मुंबई में या इंडिया में, उसको 10 दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं। उसको बैंक का काम होता है, उसको डॉक्टर्स का काम होता है, उसको पेरेंट्स को मिलना होता है, उसको रिलेटिव्स को मिलना होता है, उसके बीच में उसको रिसर्च करना होता है और उसके बीच में उसको फाइनल करना होता है। क्योंकि NRIs, आप एक बात समझो कि NRI कांट बाय, नो मैटर एनी कंट्री ही इज स्टेइंग इन, वो वहाँ पे खरीद नहीं सकता है, ना वो परमानेंट लाइफ जी सकता है। जैसे हम लोग आज रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया में रहने वाले रशियंस हैव बॉट दी 60% स्टॉक इन दुबई लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द वॉर न्यूज़ ओनली। सो यू नेवर नो रशिया में रहने वाले इंडियंस विल माइग्रेट टू इंडिया बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन। सो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से देयर इज़ ऑलवेज अ स्केयर एंड फियर कि बैक होम इंडिया में, पुणे में, जहाँ बेंगलोर में, मुंबई में अपना घर होना चाहिए। घर है तो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो कि आगे चल के बढ़े। तो ये हम लोगों ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की और लकीली नाउ वी हैव कवर्ड दुबई, कतर, कुवैत, सिंगापुर, बहरीन, अबू धाबी सेपरेटली, Indonesia, Jakarta, Hong Kong, Malaysia and Singapore, all these 10 countries we have traveled personally ourselves. We have established such a good rapport that we can create an event or a gathering of 300 to 400 families, Indian families in one place where we can promote our Pune projects or Pune prospects. और ये एक बार नहीं, हमने आज तक 27-28 बार अलग अलग डेवलपर्स को वहाँ पे प्रमोट करके उनके साथ काम किया है। और वहाँ पे जाने के बाद एक समझ में आया कि जो यहाँ पे पूना में ट्रस्ट डिफिसिट हमको दिखता है कि किसी ने गलत कमिटमेंट कर दी, किसी ने गलत प्रोजेक्ट्स सेल कर दिए, ये NRIs में कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे दिल्ली डेवलपर्स आके गए हैं, वहाँ पे चेन्नईयन अलग स्टेट्स के डेवलपर्स के लोग आके मिसकमिट करके कुछ भी सेल करके गए, क्योंकि दैट वाज नॉट अ रेरा टाइम। सो हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि वहाँ पे ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम लोगों के आज ये सब कंट्रीज़ में एसोसिएट्स है जो आज शाम को भी किसी के घर में जाके कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ नीडेड। सो ये जब लोकल बंदा आपके साथ जुड़ जाता है तो आपका ट्रस्ट लेवल, आपके ऊपर का ट्रस्ट लेवल बहुत गुना बढ़ जाता है। ऑफकोर्स कुछ टाइम ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि 3-3 साल NRI कभी कभी आ भी नहीं सकता है। लाइक US है, ही कैन कम फॉर एवरी ईयर, बट उनका परचेसिंग पावर हाई होता है, उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्लियर होता है, उनका रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होता है और उनको अर्जेंसी होता है, जो कि आज की पूना में रहने वाले बायर की में भी नहीं हो सकती अर्जेंसी। बट NRI को इसी ट्रिप में लेके जाना है, नहीं तो उसको आना जाने का खर्चा इज इन लैक्स with the family, so he can't afford to lose this time, and that's why we thought and we have done this type of activities all our life.
तो ये सब शुरुआत कैसे हुई, यानी जो पहला क्लिक किया आपने कि नहीं हम अभी बाहर जाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, तो माइंड में कुछ था या कोई ऐसा किसी को जाके पहले मिलेंगे, किसी को पहले ट्रैक करेंगे फिर वो हमें लेके जाएगा, या इसका जो बार चार्ट आपने बनाया, यानी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो मैं बार चार्ट में पूछ रहा हूँ, क्योंकि बार चार्ट कुछ बनाया था कि नहीं पहले ये फिर ये फिर ये, या फिर अभी हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको अगर ये करना है तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, उनको अगर एनआरआई मार्केट में एंटर करना है, या कौन सी चीज़ें आपके साथ में चाहिए उधर आपको जब जाना है, तो बेसिकली क्या चीज़ें आपको बेसिक लेके जाना चाहिए, एक तो नाम है आपका या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स है, ये क्या चाहिए आपको? सो आइडियली हमने जैसे प्रॉप बाइंग का भी शुरुआत हुआ था, वी चोजन, हम लोगों ने ये चूज़ किया कि हमको ये करना है, वैसे ही एनआरआई वी चोजन, क्योंकि ये जब एक क्लाइंट हम लोगों से 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी ले सकता है 10 साल पहले, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ पोटेंशियल। और रिलेशन बनाना ये तो रियल इस्टेट का बेस है। ट्रस्ट और रिलेशन के बिना प्रॉपर्टीज़ का सेल इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप अगर ट्रस्ट बन गया है और दैट क्लाइंट इज़ कॉलिंग यू कि आप आ जाओ, आई विल मेक यू मीट मल्टीपल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, तो इस तरीके से उसकी शुरुआत हुई। तो पहला क्लाइंट वॉज फ्रॉम कुवैत एंड कुवैत वी वेंट 17 टाइम्स आफ्टर दैट। तो एक क्लाइंट की वजह से एक जुड़ता गया और आज हमारे मोर देन 70 और कस्टमर्स हैं जो हर बार हर साल कुवैत से खरीदते हैं प्रॉप बाइंग के साथ, और कुछ भी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट आए दे कॉल अस। सो इट्स लाइक अ फैमिली गैदरिंग इन कुवैत और दुबई और कतर, इन ऑल दीज कंट्रीज, क्योंकि कहीं और एक क्लाइंट ने एक क्लोज किया, उसको सर्विस पसंद आई, उसको लोग पसंद आए, उनको तरीका पसंद आया। बहुत बार क्या होता है, हमने रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस क्लोज किए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ, ही इज़ फ्रॉम यूएस। तो उन्होंने एक जो इनपुट दिया हमको कि आपका डील करने का तरीका या आपका ट्रांजैक्शन करने का तरीका ये एक यूएस या यूके बेस्ड कंसल्टेंट की तरह है। आप बेचने की कोशिश नहीं करते हो, आप एक रिसर्च बेस्ड, थेरी बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड प्रोग्राम आप किसी को दिखाते हो, और आप हमारे पैसे को आपके खुद के पैसे की तरह ट्रीट करने का एटीट्यूड रखते हो। तो इसलिए वो एनआरआई का ट्रस्ट आप पे बैठ जाता है, और उसके बाद वो कुछ भी आ जाए, उसको कोई डेवलपर भी कुछ भेज दे, वो आपको कंसल्ट करता है और आपको बोलता है आई वॉन्ट यू टू बी इन दिस ट्रांजैक्शन बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सेफ, आई कांट कम। यानी कोई भी सेल्स को आपने सेल्स की तरह नहीं किया, आपने हमेशा जो बोला कि प्रॉप बाइंग, तो आपने खुद ने बाई करने के हिसाब से ये सब सोच सही है। एक्चुअली कुवैत का टॉपिक निकला है तो उसमें से मैं बता रहा हूँ कि आजकल आपने सुना होगा कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपको क्या लगता है डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, इसके बारे में आज प्रॉप बाइंग क्या कर रहा है, आज आप क्या कर रहे हैं, डाटा से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें आगे सोची है या आप भी लेटेस्ट आप कुछ कर रहे हैं उससे रिलेटेड? सो अभिजीत, आप और हमने शायद ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बिजनेस चालू किया है, तो हम लोगों के टाइम पे भी रियल इस्टेट के या रियल्टर के लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे उसको क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करना है उसका कुछ क्लैरिटी नहीं रहता है। हम लोग बहुत क्लियर थे पहले दिन से, क्योंकि हमने टेबल की उस साइड में काम किया है। तो हम लोग डेवलपर के पास थे, तो हम लोगों को कंसल्टेंट की परेशानियाँ पता थी। तो हम लोगों ने कभी भी रीसेल, रेंटल्स, सेकेंडरी मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमको एक ट्रेड में एक्सपर्टीज़ बनना था। तो हमने प्राइमरी सेल ही किया। प्राइमरी सेल करते वक्त एक समझ में आया कि कस्टमर का बाइंग साइकिल बहुत लॉन्ग हो सकता है। आज जो इंक्वायरी कर रहा है वो मे बाय इन 3 weeks, मे बाय इन 3 years ऑल्सो। तो हम लोगों का फॉलोअप टाइम इज़ 4 years ऑल्सो इन सम ऑफ द केसेस। तो 4 साल अगर आपको किसी के साथ टच में रहना है, वो एक्सेल शीट्स और गूगल पे पॉसिबल नहीं है। और वो डेटा इज़ अ एसेट, बिकॉज हम लोग पहले दिन से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में हमेशा से सेल्स से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की टीम हुआ करती थी, क्योंकि हम दोनों पर्सनली वो सब समझते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, वी नो एवरीथिंग that is to be done in the digital marketing domain, it's just that we can't execute everything। तो ये जब करते हैं तो उसका प्राइम बेस होता है डेटा। अगर आपके पास उस तरीके का डेटा बेस या इंक्वायरी बेस, आई वुड नॉट कॉल इट डेटा बिकॉज डेटा इज़ अ क्लीशे वर्ड। डेटा ये एक बदनाम हो चुका है, क्योंकि डेटा बट रहा है। आप किसी भी एक्सपो में जाते हो, दैट इंटेंट बायर मे नॉट बी देयर, बट आप उसका नाम नंबर आ जाता है। इनफैक्ट एग्जिबिटर्स बाहर भेज देते हैं और वो बंदा परेशान हो जाता है। हम लोग कभी भी ऑफिस में कोल्ड कॉलिंग नहीं करते। हम लोग के ऑफिस में 10 साल में एक बार भी ऐसा कॉल नहीं हुआ कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हो क्या, क्योंकि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पैसा बर्न करते हैं। वहाँ से कस्टमर OTP डाल के इंक्वायरी करता है, और उस कस्टमर को हमारे सोर्सिंग टीम से, प्रीसेल टीम से कॉल जाता है कि यू हैव इंक्वायर्ड
for such and such project, and this is the details of that. So that's why हम लोग आज भी वो मेंटेन करते हैं. रही बात टेक्नोलॉजी की, तो ये डेटा पे आप इतनी सारे काम कर सकते हो कि हमारा अभी तक का कस्टमर बेस 4,500 कस्टमर्स के ऊपर चला गया है. ये कस्टमर्स रिपीटेटिव बायर है, ये कस्टमर्स रेफरेंस गिवर्स है. हमारा आज भी 30 से 35% का बिजनेस रेफरल से आता है, जिनको हमारा रेफरल स्कीम है, जिनको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रिम्यूनरेट करते हैं या कुछ वाउचर्स या गोल्ड कॉइन्स, इस तरीके से हम लोग हमेशा से उनको पे बैक करते हैं. बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ डेटा इज़ देयर. सर सही है. आप शार्क टैंक भी जाके आए, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है कि शार्क टैंक में यानी पहले 2-3 राउंड सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात है आज के दिन में, और वो भी रियल एस्टेट के आसपास के डोमेन को आज तक कोई वहाँ तक लेके नहीं गया शार्क टैंक तक. तो थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए. तो शार्क टैंक वॉज नॉट टोटल रियल इस्टेट का वेंचर. हम लोगों का एक कंपनी है कॉल्ड टेक्नो इस्टेट, जिसमें हम लोग रियल इस्टेट रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो सकते हैं, हाँ, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं. तो उसमें एक हमने कोविड टाइम्स में, जब हम लोग सब घर पे बैठे थे, सिचुएशन पे सिर्फ जूम कॉल और वेबिनार्स चलते थे और कस्टमर्स के कॉल्स अटेंड करना यही काम था, तब हम लोगों ने सोचा कि एक कंसल्टेंट की लाइफ में या एक बायर की लाइफ में, जर्नी में, इंफॉर्मेशन जो एक प्रोजेक्ट के बारे में होनी चाहिए वो बहुत डिस्टॉर्टेड है. फिर चाहे आप वो कोई भी वेबसाइट ले लो, प्रॉपर्टी पोर्टल ले लो, या गूगल ले लो, दैट डजेंट ऑथेंटिकेट द इन्फॉर्मेशन. सो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप बॉट का क्रिएशन किया. जब व्हाट्सएप बॉट आज कॉमन हो चुका है 2-2.5 साल बाद, उस टाइम पे व्हाट्सएप बॉट बहुत महंगा था, 25-30 लाख के नीचे सिंगल वेबसाइट पे व्हाट्सएप बॉट अटैच करना बहुत डिफिकल्ट था. तब हमने यूनिवर्सल व्हाट्सएप चैटबॉट का एक ट्रायल रन किया, जिसमें 300 और कंसल्टेंट्स ने एक्सेप्टेंस दिखाया, रजिस्टर किया बाकायदा. क्रेडाई के बहुत सारे डेवलपर्स ने, 100 और डेवलपर्स ने उसको अप्रिशिएट किया. और फिर ये सब जब शार्क टैंक की सीज़न 2 चालू हुआ, तो हम लोगों ने ये आइडिया शार्क टैंक में पिच की. पहले रिटर्न राउंड हुआ, फिर एक वीडियोग्राफिक, ऐसे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे इंटरव्यू हुआ, और फिर हम लोगों को बुलाया गया बॉम्बे में, क्योंकि उनको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगा. ये प्रॉपटेक में, जहाँ पे एक मोबाइल नंबर पे सब कुछ मिल जाए विदाउट calling and talking to each other, for a consultant or a buyer is a new thing for them. And then it went for a further round. So it was a great exposure at such a level. बहुत सही चीज़ एक्चुअली रियल्टर के लिए आज के डेट में, कि इतना ज़्यादा बड़ा जॉनर है आपका कि रियल इस्टेट में यहाँ तक आपने किया. डेवलपर का टॉपिक निकला था, मुझे एक जानना है कि डेवलपर का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, क्योंकि आज आप डेवलपर के लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, आज उसको बाहर अब्रॉड लेके जा रहे हैं, वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जेन्युइन कस्टमर्स से उनको इंटरेक्ट करवा रहे हैं. तो आपका डेवलपर का सिलेक्शन कैसा होता है और कैसा करना चाहिए आज डेवलपर का सिलेक्शन आज के मार्केट में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे जाननी है. वेरी इंपॉर्टेंट अभिजीत, क्योंकि जब हम लोग एक रेप्यूटेड पब्लिक लिमिटेड के साथ कंपनी में काम कर चुके हैं, हम लोगों को अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पता है कि ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस विल के बाहर है. अगर एक किसी डेवलपर को अच्छा काम भी करना है ना, तो बहुत सारे पैरामीटर से उसको काम करने देने चाहिए, और वो उसके हाथ में नहीं है. तो एज अ कंसल्टेंट, आज तो रेरा से आप बन गए हो, बट बिफोर रेरा ऑल्सो वी वर फॉलोइंग कि आप उस डेवलपर को पर्सनली जानते हो क्या वो आपको जानता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, ये प्रोजेक्ट वो क्यों बनाना चाहता है, ये प्रोजेक्ट की लीगैलिटीज़ को छोड़ के उसकी विजन, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इसको यही बिजनेस करना है. और इस पूरे जर्नी में उसकी जो ओवर ट्रेडिंग की आदत होती है एक डेवलपर की, वो है नहीं है. तो इसलिए हम लोग आज भी 15-20 टॉप डेवलपर्स के बाहर सेल करने से डरते हैं, क्योंकि हम लोग गॉड फीयरिंग है बोलो या थोड़े इमोशनल है बोलो. आज हम लोग फेस है अभिजीत, आप और मैं और महेश, ये रियल्टर्स आर फेस फॉर द ट्रांजैक्शन. एट द एंड डेवलपर विल बिल्ड इट, बट एज अ कंसल्टेंट हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते एक बार सेल होने के बाद. वी कैन ओनली बी टुगेदर. इसका एक छोटा एग्जांपल है, एक डेवलपर के पास हम लोगों ने एक ट्रांजैक्शन किया था 5 साल पहले. उनका पेमेंट भी हुआ, और पेमेंट वॉज फॉर 70-80 लाख रुपीज़ 5 साल पहले. दैट वॉज ऑल्सो गुड अमाउंट. एंड उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, एंड उसके बाद उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, 80 लाख रुपीज़ पेड है, 5% लास्ट का बचा हुआ है, और उनको पैसे की ज़रूरत है. नाउ एज अ रियल्टर योर रोल इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्व, बट दे कॉल्ड अस, एंड देन वी फेल्ट दैट somehow we should help, and we should use our developer relation. And then हम लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके रिक्वेस्ट की, एंड डेवलपर वॉज काइंड इनफ, ही पेड
entire amount without deducting a single penny of from the entire amount they paid. उनको help हुई उसकी, उनकी रूबी में ट्रीटमेंट हुई. So अगर 100% रिफंड आफ्टर पेइंग 90% 95% ऑफ द अमाउंट भी होता है तो आपको एक तसल्ली मिल जाती है कि आप ये मार्केट में ये डेवलपर के साथ आप लाइफ लॉन्ग जुड़ सकते हो, क्योंकि ये ऑनर करता है आज कमिटमेंट. और ये हमारे लिए आई ओपनिंग था. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है जिसमें हम लोगों का ये विश्वास परमानेंट होते गया कि इसी डेवलपर के साथ और या इन्हीं डेवलपर के साथ बहुत सारा काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंट्रोल है, सेंस ऑफ कंट्रोल है. आज कुछ भी क्राइसिस होता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्वालिटी के रिलेटेड, पोजीशन के रिलेटेड या क्लाइंट के घर पे, एज अ रियल्टर आपको उसकी मदद करने के लिए डोर्स ओपन है कि नहीं है. क्योंकि सेल्स वाला, सेल्स मैनेजर, सेल्स हायरार्की मे नॉट बी देयर एट दैट टाइम. इट्स अ जॉब फॉर देम, दे विल सेल एंड दे विल मूव ऑन. बट आज अगर डेवलपर पर्सनली आपको जानता है तो उसके एक लॉयल्टी बेनिफिट्स अलग है. यही जानना है मुझे कि रॉयल्टी जो है आज डेवलपर की, तो ये अचीव करने के लिए जो रियल्टर्स ने क्या करना चाहिए आज के डेट में, थोड़ा सा कुछ आप उसके बारे में बताइए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए कि आपने जो अचीव किया है लॉयल्टी आज, तो थोड़ा और कौन से पॉइंट्स थे जो आपने एनहेंस किए आज एक डेवलपर से मिलते वक्त, या ये चीज़ है कि आज आपने रॉयल्टी अचीव की आज आपने. सो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है अभिजीत. मतलब आप भी वैसे ही तरीके से काम करते हो, आई एम श्योर, क्योंकि आपका भी बिजनेस इज एट अ लॉयल्टी स्टेज ओनली. तो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे का प्रोजेक्ट तीसरे को सेल करना है इस एंगल से नहीं देखते हो. हम लोग किसी भी प्लॉट एक्विजिशन जब होता है तब डेवलपर्स को इस तरीके से एडवाइस देते हैं, क्योंकि अपना पैसा उस प्लॉट में लगा हो या अपना प्रोजेक्ट बन रहा हो, उस हिसाब से हम लोग एडवाइस करते हैं. तो एक डेवलपर के साथ फर्स्ट सेल हो या वो प्रोजेक्ट का लास्ट सेल हो यूनिट का, हम लोग हमेशा से उस प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं. आज अनफॉर्चुनेटली पूना में सेग्रीगेशन है कि लॉन्च के सीपीज या चैनल पार्टनर्स अलग है, सस्टेनेंस के चैनल पार्टनर्स अलग है. ये हमारे दिमाग से बाहर है, क्योंकि हम लोग एक बार डेवलपर अगर चुन लिया है, हम लोग मल्टी लोकेलिटी चैनल पार्टनर है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली अफेयर. क्योंकि एट द सेम टाइम आपको खराड़ी भी बेचना है, एट द सेम टाइम आपको हिंजौड़ी भी बेचना है, ROI भी निकालना है, लीड्स भी जनरेट करने हैं और क्लोजर रेशो भी रखना है. इसमें अगर आपका डेवलपर की फिलॉसफी के ऊपर विश्वास नहीं है और आप पूरी जी जान से उसके ऊपर ताकत नहीं लगा रहे हो, तो ये सेल होना इम्पॉसिबल है. तो इसलिए हम लोग उस डेवलपर का कुछ भी प्रॉब्लमेटिक स्टॉक हो या उसका एक नेसेंट स्टेज हो जहाँ पे कोई सीपी आज काम नहीं करना चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपी लैडर, हम लोग कभी भी चैनल पार्टनर लैडर नहीं देखे. जो भी लैडर से बनता है वो पे होता जाता है. हम लोग लैडर के लिए काम कभी भी नहीं किए कि वहाँ पे आज कुछ इंसेंटिव मिल रहा है इसलिए वो प्रॉपर्टी मिल रहा है इसलिए ऐसा कुछ. हम लोग हमेशा से अगर वो डेवलपर और प्रॉपर्टी राइट फिट है एक माइक्रो मार्केट के लिए, तो उसके ऊपर जी जान लगा के काम करते हैं. और इसलिए डेवलपर को भी वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि दो देयर आर 4,000 channel partners in the city, they know who 10-15 he should keep close. क्योंकि कल कुछ भी लैंड लेना हो, लैंड लेने की स्टेज 1 साल पहले होते हैं लॉन्च से. तो लैंड लेते वक्त कौन कंसल्टेंट है जो मुझे एक एडवाइस देगा, फ्री एडवाइस देगा और एक जेन्यून एडवाइस देगा बायर की कि बायर क्या सोच रहा है आज, तो मैं वो लैंड के ऊपर काम करके वो क्लोज करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना. सही है. मुझे और एक ये जानना है कि जैसे आज का जो ट्रेंड है लॉन्चेस का प्रोजेक्ट है, तो लॉन्च आ गया तो 90% ब्रोकर वो लॉन्च में चले जाते हैं. तो उसके ऑपोजिट में सस्टेनेंस, जो इतने साल से हम जो काम कर रहे हैं, जो सस्टेनेंस ही था, ये लॉन्च तो अभी कुछ स्टार्ट हुआ है. तो आपका इस पर की राय मुझे जाननी है कि लॉन्च के प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेंस के प्रोजेक्ट, तो आज एक रियल्टर ने इसको किस एंगल से देखना चाहिए कि कितना % उसने लॉन्च में करना चाहिए. और सस्टेनेंस, बहुत सारे लोग तो सस्टेनेंस करते ही नहीं है, तो एक्चुअली इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप थोड़े बता पाए मुझे. सो आइडियली अभिजीत इसमें है ना, चैनल पार्टनर का बिजनेस मॉडल क्या है या उसको कहाँ पे काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पूना में बाय डिफ़ॉल्ट हर साल 90,000 ट्रांजैक्शंस होते हैं रेसिडेंशियल में, 7.5 करोड़ स्क्वायर फुट बिकता है. बेसिकली 60,000 70,000 तो 2 BHK बिकते हैं. तो बेसिकली अगर आप एक माइक्रो मार्केट में हो और आपको माइक्रो मार्केट में ही काम करना है, उसमें कुछ लॉन्च आता है, तो उसका लॉन्च सीपी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि उसको जो लीड जनरेट होते हैं लॉन्चेस में, कस्टमर को नॉवेल्टी चाहिए. आज कस्टमर की बाइंग साइकिल में क्या होता है, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखता है और यहाँ पे खरीदता है, उसके बीच में जहाँ जहाँ पे उसको वैरायटी मिलती है वहाँ पे वो इंक्वायरी करता है.
तो आप अगर उसी माइक्रो मार्केट को श्योर हो कि मैं इसमें 15 ऑप्शंस इसको दिखा सकता हूँ, तो आप लॉन्च में काम करो, वो इंक्वायरी वेस्ट नहीं होगी। बट अगर आप मल्टी लोकेलिटी हो तो आपका बिजनेस होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। आप एक लॉन्चेस में एक लिमिट के ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते हो। आपसे ज़्यादा एक लोकेलिटी एक्सपर्ट आपसे ज़्यादा पैसा डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग में स्पेंड कर सकता है और उसको ज़्यादा इफेक्ट मिल सकता है, कि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है। तो सस्टेनेंस में आई फील पर्सनली कि डील्स आर वेरी वेरी क्लियर, क्लैरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज मोर, क्लोजर रेशो इज हायर, क्योंकि क्लाइंट जो आता है वो टाइम बना के आता है, उसकी क्लैरिटी बन गई होती है कि मुझे क्या लेना है। प्रॉपर्टी पता होती है बट उसका फाइनलाइजेशन की स्टेज उसको पता नहीं होती है। वेयर एज लॉन्चेस में सब एम्बिग्विटी होता है कि इतने में रेट आएगा, इतना स्क्वायर फुट आएगा, सस्पेंस बहुत सारे होते हैं, सस्पेंस होते हैं। और उसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर विंस, क्योंकि डेवलपर को तो सेल मिलना ही है, चाहे वो 150 अपार्टमेंट्स हो या 250 अपार्टमेंट्स हो। बट एज अ कंसल्टेंट उनका रेशो इज नॉट मोर देन 20% रियलिस्टिकली, और किसी किसी का 0 भी है। तो अगर आप एज अ बिगिनिंग आप कहीं पे लॉन्च में आपका पहला कैंपेन रन करोगे और आपका अगर 0 हो गया तो आपका विश्वास उठ जाएगा सस्टेन चैनल लॉन्चेस से। सो इसलिए सस्टेनेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर डेवलपर ऑल्सो वांट्स यू, क्योंकि सस्टेनेंस में चैनल पार्टनर्स नहीं तो आपको एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट मिलती है। सस्टेनेंस में जो आपको इन्वेंट्री मिलती है वो जनरली हिडन रहती है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स उसको कहीं पब्लिश नहीं करते, मार्केटिंग बजट्स लो हो चुके होते हैं। जैसे लॉन्चेस में बजट्स आर हायर, सस्टेनेंस में ही हार्डली स्पेंड्स। तो इनफैक्ट इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर समवन टू हैव अ रोबस्ट रेवेन्यू फ्रॉम दैट। तो आपका एक मॉडल है जो कि मार्केट में बहुत सारे लोग करते नहीं, और वो एक यूनिक मॉडल है। आप जो एक जेवी मॉडल की तरह एक अनरियल एस्टेट बैकग्राउंड वाले इन्वेस्टर को रियल इस्टेट से वाकिफ़ कराते हैं, उससे जेवी प्रपोजल्स, और ये थोड़ा मॉडल जो है ये नया ही है मार्केट में। तो ऐसे इनोवेटिव चीज़ बहुत सारी चीज़ें आपके हैं। तो ये जो मॉडल है इसके बारे में मुझे जानना है, मेरे फॉलोअर्स को भी जानना है, क्योंकि ऐसे नए मॉडल्स के बारे में डिस्कशन ये प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा करते हैं, और आपका ये मॉडल मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, तो ये जानना है मुझे। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभिजीत, क्योंकि ये भी एक्सीडेंटली वी इनकाउंटर्ड विद दैट। हम सब के पास कुछ पेट इन्वेस्टर्स रहते ही है, जिसमें 40-50 इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें अभिजीत या उदयन तुम कुछ भी कर रहे हो, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वी वांट टू पुट आवर मनी। और उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हुई है। आज आप देखोगे एक 15, 25, 30 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की अपेक्षा ही अलग है। उसको प्रीलीज्ड शोरूम्स या प्रीलीज ऑफिसेस के पीछे भागना है, जबकि कोविड ने उनकी आंखें खोल दी, क्योंकि प्रीलीज नाम का कुछ नहीं है। प्रीलीज जो भी है वो खाली हो सकता है एक दिन। आज अगर प्रीलीज 8 या 7% पे है तो उसको 10 साल लगना है नील करने के लिए, उसके बाद वो प्रॉपर्टी नील हो रही है। तो ये जो ROIs है ये कंजर्वेटिव है। अगर आपका इंटेंशन इज टू मेक वेल्थ, वो कैसे, तो एक हमारे इन्वेस्टर्स ने हमको अप्रोच किया फॉर अ प्रीलीज प्रपोजल, एंड वी सेड व्हाई यू वांट टू हैव अ प्रीलीज। तो ही सेड रेंट एंड ऑल। मैंने उनको बोला कि आप यू आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन सो मेनी प्रॉपर्टीज विच आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। एक प्रॉपर्टी के साथ उसका मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, सब टेनेंसी एग्रीमेंट सभी आता है। तो देन ही सेड व्हाट यू हैव इन माइंड। तो सिंस वी आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ऑल दीज developers, top 50, 15, 20 developers of Pune, there are a lot of proposals where they want an investor along with them as a inside investor, not like a proper bank, क्योंकि बैंक lending is very very expensive. आज जहाँ पे भी funds आए हैं, international funds आए, that project is bleeding because of the fund outflow, क्योंकि fund पहले पैसे लेता है। सही बात है। तो इन्वेस्टर जिसको एक रियल एस्टेट की इच्छा हो, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको कुछ करना है, डेवलपमेंट करना है सिटी के अंदर, बट वो खुद डेवलपर नहीं है। तो अगर आप खुद डेवलपर नहीं हो, वो आपका एक्सपर्टीज नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है उससे, वो आप प्रोजेक्ट में स्ट्रगल करोगे। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर के साथ बहुत सारी प्रपोजल्स है जहाँ पे सेल की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वेरीफाई किए हुए प्लॉट्स रहते हैं। सेल होना ही है, सेल हाई वैल्यू होता है, जैसे 8,500 अपवर्ड्स का सेल वैल्यू मिलता है, तो वहाँ पे मार्जिन्स मिलने ही है। डेवलपर्स अच्छे हैं, क्योंकि डेवलपर्स क्रेडिटेबिलिटी वी हैव क्रॉस चेक, और उसके अंदर अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी LLP के फॉर्मेशंस या इन अ पार्टनरशिप फॉर्मेट आप जुड़ जाते हो, क्योंकि रेरा की वजह से फंड फ्लो बहुत क्रंच है डेवलपर के साइड में। तो डेवलपर इज ओपन इफ द कंसल्टेंट इज नोन, अदरवाइज दे डोंट ओपन अप सो मेनी कार्ड्स। बट देन इफ दैट इज अ टाइप ऑफ लैंड पार्सल वेयर इन्वेस्टर वांट्स टू पुट इन मनी,
ऐसे प्रपोजल में आप अगर जॉइंट डेवलपमेंट करते हो और आपका ट्यूनिंग मिल जाता है तो वैसे 3 प्रोजेक्ट हो गए इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम। एंड उसमें जो उनको रिटर्न्स मिले, जो 5,000, 5,000 से हमने प्रॉपर्टी का एक सेफ गार्ड करने के लिए लॉक करके रखी थी, वो 8,500 से बायबैक हुई। तो वो टाइप का अप्रिसिएशन इन 3 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइम एंड एक प्रीलीज का 8-9% का रिटर्न इज नोवेयर मैचिंग। उसके बाद वो कभी भी प्रीलीज एसेट नहीं लेंगे। अगर आपको एक बार ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, ये डिफिकल्ट होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होना, बट प्रपोजल्स मार्केट में है और उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है। ग्रेट। यानी ये सोने पे सुहागा ही है एक्चुअली कि आज डेवलपर को भी एक इन्वेस्टर मिल रहा है जो उसके इनिशियल पेन पॉइंट में उसको आज पैसे दे रहा है, और इन्वेस्टर को भी एक अच्छी बात है कि ठीक है, एक रिलायबल सोर्स के थ्रू मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे मैं एज ए इन्वेस्टर बोल के जा पाऊँ। सही चीज़ है। मुझे और एक जानना है उदयन आपसे कि आप प्रॉप के फाउंडर मेंबर थे, आप फाउंडर सेक्रेटरी थे, तो उस वक्त का टाइम क्या था कि जिस वक्त आपको ये सब चीज़ें करते वक्त कौन से पॉइंट्स थे रियलिटर्स के लिए जो कि आपको समझ में आया कि नहीं ये सब चीज़ें हमें टेक ओवर करना है, ये सब चीज़ों को मार्केट से हटाना है और एक अच्छा फर्म एक मार्केट बनाना है? तो इस चीज़ों के बारे में आप मुझे प्रॉप के बिगिनिंग से थोड़ा सा बता पाएंगे कि आपको क्या क्या हर्डल्स आए ये सब चीज़ें करते वक्त? सो ये कोई भी आप ट्रेड ले लो, आप चाहे एक ट्रेडिंग बॉडी ले लो या कोई भी एक जहाँ पे एक बिजनेस होता है, वो कहीं ना कहीं किसी एसोसिएशन का पार्ट होता है, क्योंकि बिजनेस आइसोलेशन में जिंदा नहीं रह सकता है ज़्यादा टाइम। बिजनेस को अलाइज लगते हैं, बिजनेस को आप उसकी तरीके का एम्बियंस देना और एक स्टेटस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रियल्टर्स फैटर्निटी वाज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड फ्यू इयर्स बैक। वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग ये एरा में हैं जहाँ पे रियल्टर एक करियर है। आप जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग आज ये काम करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं आज हमारे से। तो जब हम लोग इंडिविजुअल कंपनी या एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर होते हैं, आपका कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन के वक्त आपको एक सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वो तभी कर सकते हो जब आपके साथ कुछ एक बैकअप या बैकग्राउंड या लोग हो या एक आप किसी एक लार्जर प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो। और वो होने के लिए हम लोग हमेशा से ट्रेड बॉडी के लिए उत्सुक थे, और अनफॉर्चुनेटली पूना में तब ट्रेड बॉडी नहीं थी। तो वी थॉट ऑफ इट लाइक 11 लोग थे, किशन सर, राजू सर, ये कुछ फाउंडर मेंबर्स है। रवि सर इज़ द पायनियर ऑफ एंटायर रियल्टर्स फैटर्निटी एसोसिएशंस इन इंडिया। उनकी बहुत मदद हुई, उनकी बहुत सारी मदद हुई। उनके ऑफिस में इनफैक्ट हम लोग जाके ये ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट कमिश्नर के सामने हमने ये प्रेजेंट किया कि हम लोगों को ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करनी है, जिसके अंदर हम लोगों को एक तो एजुकेशन, क्योंकि रेरा से पहले रियल इस्टेट सिखाने की ज़रूरत नहीं लगती थी लोगों को। आज लग रही है लोग एग्जाम दे रहे हैं, बट 5 साल पहले ट्रस्ट में ऐसी ज़रूरत नहीं थी। लोगों को लगता था मैं सब जानता हूँ। दूसरी चीज़ लाइसेंसिंग, जीएसटी कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले थे, क्योंकि बिल्डर तब तक आ चुका था जीएसटी के कतार में। उसके बाद आपको अगर कुछ क्राइसिस होता है, जैसे आपका बिलिंग या कुछ भी लीगल इश्यूज होते हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए एक डेवलपर बहुत पावरफुल होता है, आपको किसी की मदद लगती है। सही बात। ये सब चीज़ों के लिए एक ट्रेड बॉडी फॉर्म की गई, और ये सब इसी लैंग्वेज में हमने ट्रस्ट कमिश्नर को, इनफैक्ट मैं और महेश ने एक्सप्लेन किया। और ट्रस्ट कमिश्नर को पहले तो बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने क्लियरली बोल दिया ये आप पैसे बनाने के लिए बना रहे हो। आज भी उसमें से किसी ने भी पैसे नहीं बनाया, इनफैक्ट पैसे डोनेट हुए। तो ये एक गिविंग बैक हम लोग सोचते हैं कि आप अगर हम लोगों ने चालू किया 10 साल पहले, 5 साल में हम लोग भगवान की कृपा से एक पोजीशन पे आ गए जहाँ पे हम लोग कुछ घंटे स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें नया कोई कंसल्टेंट बनना चाहता है उसको मदद हो। तो ये गिविंग बैक है एक चैनल पार्टनर फैटर्निटी के लिए। और उसका इतना फ़ायदा हुआ कि पहले 11 थे, फिर 110 थे, फिर आज 200 लोग, आज 400 लोग उसको जुड़ गए हैं। आज ये प्रॉप प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे वेलफेयर एसोसिएशन आज पूरी इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एसोसिएशन है। इसकी जड़ें 60 अदर सिटीज़ में कनेक्टेड है, जहाँ पे आप एज अ मेंबर क्रॉस सिटी भी सेल कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स अलग अलग है। और आज इसका क्रेडाई के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट होने की वजह से आज क्रेडाई आपको रिकॉग्नाइज करता है अगर आप प्रॉप मेंबर हो। और क्रेडाई के किसी भी फंक्शन में, क्रेडाई के किसी भी इनिशिएटिव में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ कंसल्टेंट होता है तो वो प्रॉप का रहता है, इसको एडवांटेज मिलता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर अ बिजनेस ओनर हु वांट टू डू दिस फॉर हिज लाइफ टाइम।
ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज़ एक्चुअली आपने ये करके दी है। इसके वजह से ना आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स की बहुत हेल्प हो रही है। आज देखिए आप, ये रेरा आने के पहले से ही कोड ऑफ एथिक्स वगैरह ये एसोसिएशन में थे उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम में थे, यानी जो पहले के प्रॉप मेंबर थे वो तब से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और ये सब चीज़ों का टोटल स्टडी महारेरा ने किया है, उनके अगले जो आने वाले चीज़ों में वो दिख रहा है। और ये एग्जामिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें, ये भी आज NAR के प्रॉप के ये सब चीज़ों के बताने के बाद में ये सब चीज़ें आज याद आई है। सही है, बहुत अच्छी चीज़ एक्चुअली आपने इनिशिएट की उस वक्त में, जो आज फल दे रही है एक्चुअली। और ये सब फल आज हमारे फॉलोअर्स को मिल रहे हैं। मुझे और एक जानना है आपसे कि कोई तो एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके जो हमेशा आती है सामने, कि आपके ये 10 साल के करियर में ये सक्सेस स्टोरी हमेशा आपको सामने जाती है, अरे नहीं यार ये सब, ये कुछ अच्छा हुआ, किसी के लिए भी हुआ, अच्छा हुआ, आपके लिए हो या किसी और के लिए, से कोई एक आध दूसरी आप मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाए? सो अभिजीत, इनफैक्ट हम लोग बिलीव करते हैं कि एवरी डे इज़ अ सक्सेस स्टोरी, क्योंकि हम लोगों को आज भी वो काम करना पसंद है जो हमको 10 साल पहले करना पसंद आता था। आज टीम है, आज टीम के रोल्स डिफाइंड है, आज टीम को उसके टारगेट्स दिए हुए हैं, टीम उनका काम परफेक्ट कर रही है। बट आज हमको आज भी ऑफिस जाना पसंद है आज हमको, क्योंकि वो जो एक टोटल बिजनेस चलाने की एक जो किक मिलती है वो अलग है। बट सक्सेस स्टोरीज टिपिकली याद में रहने वाली बहुत कम रहती है, तो उसमें लास्ट ईयर की सक्सेस स्टोरीज है, क्योंकि हम लोग कस्टमर्स को इक्वल ट्रीट करते हैं। हम लोग जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे आपके पॉडकास्ट में कि मैं ये टिकट साइज का ही सेल करता हूँ, मैं ये प्रॉपर्टीज़ करता हूँ, ये बजट के ऊपर के प्रोजेक्ट्स में ही मैं सेल करता हूँ। हम लोग कभी भी वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखे हैं। हम लोगों ने डेवलपर्स चूज़ कर लिए, उसमें सब आ गया। उनका 35 लाख का प्रॉपर्टी और उनका 3 करोड़ का प्रॉपर्टी हमारे लिए सेम है, क्योंकि उसने उसी तरीके से और उसी प्यार से उसको बनाया हुआ होता है। और बायर का बजट एक लिमिट के ऊपर नहीं हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हाई वैल्यू हम लोग पुणे के मार्केट में बोलते हैं, जैसे 15 करोड़ 18 करोड़ फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी इन अ रेसिडेंशियल, इट्स अ बिग नंबर। हम लोग पर्सनली बिलीव करते थे कि ये प्रॉपर्टीज़ डिजिटल बेचना बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है। डिजिटल गुरुज वो बोलते हैं कि ये रेफरेंस से बिकता है। बट हम लोगों ने 7 करोड़ का प्रॉपर्टी हमारे खुद की वेबसाइट से बेचा हुआ है, एंड द कस्टमर इंक्वायर्ड थ्राइस इन दैट डे ऑन आवर वेबसाइट बिकॉज डेवलपर्स वेबसाइट वाज नॉट दैट गुड। सो हमने अभी हमारा वी कंटिन्यूली रिवैम्प इट, हमने हमारा अभी जस्ट वेबसाइट इंप्रूव कर रहे हैं आपकी वेबसाइट, और इसलिए हमारा वेबसाइट आज भी 150 प्रोजेक्ट्स के लिए पहला आता है। क्या बात है। 15-18 करोड़ का ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि वो क्लाइंट भी उस तरीके का रहता है। उसका 2000 एकड़ का लैंड होता है, कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जिसने 40 साल इंडिया में बिजनेस किया हुआ है। तो आप एक अलग लीग में फ्लोट होने लगते हो, और उसके रेफरेंसेस, उनके कॉल्स और उनके मीटिंग्स में आप जो सीखते हो वो कहीं नहीं सीख सकते हो। तो ये एक लास्ट ईयर का हमारा सक्सेस स्टोरी था, जिसमें हमने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए, और वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस से जो लोग जुड़े, क्योंकि पैसा मनी विल कम एंड गो, बट जो रिलेशंस आपके साथ जुड़ते हैं वो आपके साथ रहने वाले हैं। और वो आया ओपनर था कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट टेक एनी लीड लाइटली। हमने सुबह 5:30 बजे भी कॉल पिकअप किया है, और दैट कॉल हैज़ एक्चुअली फ्रॉम NRI हु बॉट इन दैट सेम आफ्टरनून। आज सुबह से कुछ नहीं दिखता है रियल्टर की लाइफ में कि आज कोच नहीं है, आज क्लाइंट नहीं है, आज विजिट नहीं है, और उस दिन शाम को आपकी लाइफ का सबसे बड़ा क्लोजर मिलता है। आप किसी के ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में जाते हो जिसमें उसका CA उसको निगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, और वो CA और वो 2 बायर आपके साथ खरीद लेते हैं मीटिंग एंड होने तक। ऐसे कुछ भी हो सकता है। सो रियल्टर, अगर आप खुद कन्विंस हो कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और इससे क्लाइंट का भला ही होना है, तो वो सेल होना है। सही बात है, सही बात है। ग्रेट। बहुत एक्चुअली ना ये पॉइंट के ऊपर आज तक है ना बहुत अलग अलग राय लोगों की कि डिजिटल पे बड़े ट्रांजैक्शन होते नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसका एक्सपीरियंस लिया नहीं, पर जैसे आपने बताया कि आपकी खुद की इंडिविजुअल वेबसाइट है जिसको आज आपने इतना इम्प्रूव किया है, वो लेवल तक आज आपने उसको इम्प्रूव किया है कि उसमें वो लेवल पे इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स आपको मिल रहे हैं। सच में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे एक टेक अवे चाहिए रियल्टर्स के लिए, क्योंकि आपने इतना 10 साल के, आपका 1 डिकेड का एक्सपीरियंस है आपका रियल इस्टेट से, और बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है हमारे फॉलोअर्स को, हमारे बिगनर्स को। आपके साथ में आप प्रोफेशनल रियल्टर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से है, तो आप क्या एक
टेक अवे दे पाएंगे हमारे रियल्टर्स फर्टर्निटी को कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये इस केस में? फर्स्ट ऑफ ऑल अभिजीत, रियल्टर्स ने समझना चाहिए कि आप बहुत एक सेंसिटिव बिजनेस में हो. आप एक हाई वैल्यू एसेट प्रोडक्ट एसेट सेल कर रहे हो. एसेट सेलिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग इज़ डिफरेंट. उन्होंने उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक खुद से वादा करना चाहिए कि अगर आपको ये लाइफ टाइम करना है तो आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका नाम किसी भी 1-2 ट्रांजैक्शन से ख़राब हो सकता है और वो वापस बनाना बहुत डिफिकल्ट है. जो कि आज लोग सीरियसली नहीं ले रहे, जो मुझे दिखता है. लोग आज ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड देखते हैं कि इसका सेल हो जाए और ये फ्लैट बिक जाए या ये टोकन हो जाए और मैं टारगेट अचीव कर लूँ और इंसेंटिव अचीव कर लूँ. इतना शॉर्ट टर्म नहीं दिखना चाहिए क्योंकि रियल इस्टेट में नाम खराब होने में, पुणे में नाम खराब होने में टाइम नहीं लगता है. और अगर नाम रह गया इंटैक्ट तो आपको उसके पर्क्स कई गुना ज़्यादा है जो पैसे में आप नहीं तोल सकते हो. तो आई फील कि नेम एंड फेथ शुड बी देयर इन द बिजनेस कि आप ये लाइफ टाइम अगर करना है तो आपको नाम आपका बहुत अच्छा ब्रांड नेम रखना पड़ेगा. दूसरा चीज़, आपको क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेवायर आप भागोगे, किसी और कोई कर रहा है. ऐसी बिजनेस मॉडल्स बहुत अलग अलग है. चैनल पार्टनर भगवान की दया से एकलौता बिजनेस है जिसमें सबका चलता है बट सबका बंद भी होता है. सो इफ़ यू सी एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं और वो कम होने वाला है. सो ये 4000 का नंबर कहीं जाके 2000 पे ना रुक जाए क्योंकि आज कंप्लायंस किसी को भी पसंद नहीं है और ये फ्रस्ट्रेटिंग फील्ड भी है क्योंकि क्लाइंट को खरीदवाना एक प्रॉपर्टी ये एक उसका पर्सनल चॉइस है. म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये फिर भी आदमी खरीद लेगा क्योंकि वो वैल्यू, ट्रायल वैल्यू बहुत ज़्यादा है. आज मुझे पसंद नहीं आया, नेक्स्ट ईयर में रिन्यू नहीं करूँगा. प्रॉपर्टी के लिए ट्रायल वैल्यू 0 है. अगर उसने वो खरीद ली, उसको उसके साथ रहना है, जीना है. और प्रॉपर्टी जनरली एक होती है, कई यंगस्टर्स में 3 या 4 हो जाती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती. तो ये सेंसिटिविटी ऑफ दैट प्रोफाइल. दूसरा, लॉन्ग टर्म इसकी तरफ व्यू रख के नाम इंटैक्ट रखना. और तीसरा, क्लैरिटी कि क्या करना है आपको, कौन से माइक्रो मार्केट में क्या काम करना है, ये क्लियर करके उसके ऊपर बनाए रहे. परसिवरेंस रखे, हार्डवर्किंग ही है ये सेक्टर, आपसे सिर्फ हार्डवर्क मांगेगा, बाकी कुछ नहीं. ये लीड, डिजिटल, ऑफिसेस, कैपिटल, ये सब बात की बात है. अगर आपकी हार्डवर्क की इच्छा ख़त्म हो गई तो आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पर्सन ओरिएंटेड बिजनेस है जिसमें आपकी प्रेजेंस ही सब डिफाइन करती है. So that's my take. सही. आज बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने मिली है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली एक्चुअली मुझे ही पर्सनली. थैंक्स उदयन फॉर कमिंग. थैंक यू अभिजीत. लुकिंग फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे जल्द से जल्द क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे केस में हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके सवाल आते हैं कि वो सवाल आपके लिए होते हैं कि उनको कुछ सवाल पूछने होते हैं आपके लिए. तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो वो सवाल को हम एक साथ में ग्रैब करने के बाद में हम सेकेंड एपिसोड बनाते हैं. तो एज अ फ्रेंड, एज अ रियल्टर, एज अ कलीग, हम लोग हमेशा अभिजीत वी आर विथ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप ये कंसिस्टेंटली कर रहे हो. डोंट स्टॉप दिस क्योंकि नॉट फॉर मनी बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू एजुकेट और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, बायर्स को फ़ायदा होगा और एक जेन्यून इंटेंट के साथ या पर्पस के साथ आप ये कर रहे हो, इसलिए इसको सक्सेस मिलना ही है. सो कीप डूइंग इट एंड कीप ग्रोइंग. थैंक्स उदय. थैंक यू.